नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र का आज 5वां दिन था। संसद के दोनों सदनों में कामकाज के लिहाज से क्या रहा खास, देखिए संसद की कार्यवाही से जुड़ी हर खबर संसद टीवी के खास कार्यक्रम सदन दिन भर में। लेकिन सबसे पहले बात सुर्खियों की। लोकसभा से गतिरोध के बीच वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, कार्बन सिंक के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संशोधन की जरूरत। राज्यसभा से संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित। हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को शामिल करने का प्रावधान। मणिपुर मुद्दे पर सदन में गतिरोध। कारगिल विजय दिवस पर संसद के दोनों सदनों में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को किया नमन। वर्ष 1999 में हुए युद्ध में सैनिकों ने दिखाया अदम्य साहस। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन था। दोनों सदनों में आज भी मणिपुर मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सदन में कुछ सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो कुछ महत्वपूर्ण कागजात सदन के पटल पर रखने के अलावा विधायी कामकाज भी निपटाया गया। इस दौरान सदन में 6 विधेयक पेश किए गए। राज्यसभा में आज विपक्ष की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल के दौरान कई बार विपक्षी सदस्यों ने पूरक प्रश्न के स्थान पर मणिपुर मुद्दे का उल्लेख किया। सदन में प्रश्न पूछने को लेकर कांग्रेस सदस्य पी चिदम्बरम ने सभापति को लेकर कुछ सवाल उठाए, जिस पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने आपत्ति जताई और कार्रवाई किए जाने की अपील की। मणिपुर स्थिति पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग नहीं माने जाने के विरोध में कई विपक्षी दलों ने भोजन अवकाश के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। तो सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। आज कारगिल विजय दिवस था और संसद के दोनों सदनों में कारगिल युद्ध के शहीदों को याद किया गया। आज जैसे ही लोकसभा की बैठक शुरू हुई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। माननीय सदस्यगण, आज संपूर्ण राष्ट्र भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान प्रदर्शित अदम्य साहस और पराक्रम के सम्मान में कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता, संकल्प शक्ति और प्रतिबद्धता को नमन करते हैं, जिन्होंने कारगिल के प्रतिकूल मौसम और दुर्गम इलाके में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की है। ये सभा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सशस्त्र बलों के सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें नमन करती है और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी, जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ओम शांति। लोकसभा में गतिरोध के बीच आज वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने चर्चा के जवाब को देते हुए कहा कि पर्यावरण के संबंध में भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी के 3 लक्ष्य हैं, जिनमें से 2 को तय समय से पहले हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि तीसरा लक्ष्य देश में कार्बन सिंक को 2030 तक अतिरिक्त वन क्षेत्र में वृद्धि करके 2.5 अरब टन से बढ़ाकर 3 अरब टन करने का
प्रावधान है और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। पिछले 1980 के बाद हमारे देश में जो वन भूमि को परिवर्तित किया गया, उसके लिए हमने कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के विषय को रखा है। और ये कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन देश के जो कार्बन सिंक है उसको बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन इसको विनियमन करने के लिए केंद्र सरकार को पर्याप्त निर्देश देने के जो अधिकार हैं उसको इस बिल में लाने के लिए प्रावधान किया गया है। और इसलिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा, इस बिल की कुछ मुख्य विशेषताओं को आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला, इस बिल का जो नाम है हमने अब वन संरक्षण एवं संवर्धन रखा है। इस बिल का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो देश के वनों का संरक्षण, देश की जैव विविधता का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए देश का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको मजबूत करने के लिए हम इसमें संशोधन लेकर के आए हैं। इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए विभिन्न दलों के सांसदों ने विधेयक पर अपने अपने विचार रखे। The bill represents exemptions for strategic projects, specifically those within 100 kilometers of India's borders, essential for our national security. This is very, very essential, sir, because we cannot compromise the security of our nation. We understand the need to strike a delicate balance between conservation and national interest, ensuring that projects of utmost importance to our country are not hindered by stringent regulations. Forests and conservation of forests falls under the states have powers to act to the matter which are currently being infringed upon by the center. I request that this project be recertified with the utmost haste. I have full faith that the government will respect to favorable to this. Thank you. The best way forward. खास करके वनवासियों के अधिकार, उनके पारंपरिक आजीविका और वनों पर उनकी जो निर्भरता है उनको मान्यता नहीं दी गई थी। आज इन सभी विषयों की आवश्यकता बढ़ी है और एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संयुक्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये बिल लाया गया है। 1980 का अधिनियम गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध निर्देश करता है। यह विधेयक अधिनियम के दायरे से वन भूमि को शामिल करने और बाहर करने के मानदंडों को संशोधित करता है। यह उन वन गतिविधियों की सूची के भीतर आता है जिन्हें वन भूमि पर अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के जवाब के बाद कुछ सदस्यों ने विधेयक के कई प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, इस बिल आने के बाद भी वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट अनसर्टन हो रही है, इसको संशोधन करेंगे क्या? सेकंड क्वेश्चन इज, दिस बिल इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसके बारे में अगर कुछ प्रकाश मंत्री डालें तो आसान होगा समझने में। जो डिफॉरेस्टेशन होगा उसको कार्बन सिंक बनाने के लिए, जो कार्बन को कैप्चर करने के लिए नुकसान होने जा रहा है, उस पर सरकार का क्या प्रावधान है? एक और सर दूसरा सर, इसमें जो जनजातियां रहती हैं भारत के अंदर, जो वनों के ऊपर निर्भर जनजातियां हैं, उनका इतना बड़ा लॉस होने वाला है क्योंकि उनके संरक्षण क्षेत्रों को उनके अधिकारों से बाहर कर दिया जा रहा है। विशेष रूप से अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो दर्ज फॉरेस्ट है वो ऑलरेडी फॉरेस्ट के रूप में दर्ज है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन और जो एनपीवी के प्रावधान है वो पूरी तरीके से रहेंगे। और मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहूँगा, इस बिल का और फॉरेस्ट राइट एक्ट का किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करने का ही काम करेंगे। लोकसभा में आज कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ओर से लाए गए केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने अनुमति प्रदान कर दी है। शून्यकाल के दौरान जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को जानकारी दी कि गौरव गोगोई की ओर से मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वह सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा करने और निर्धारित नियमों के अनुसार बहस का कार्यक्रम तय करेंगे। वर्तमान लोकसभा में विपक्ष की ओर से पहली बार
अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। लोकसभा में दोपहर 12 बजे जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो कुछ महत्वपूर्ण कागजात सदन के पटल पर रखने के अलावा विधायी कामकाज भी निपटाए गए। इस दौरान सदन में 6 विधेयक पेश किए गए। लोकसभा में जिन बिलों को आज पेश किया गया उनमें जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 शामिल है। इसके अलावा संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 और संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 भी सदन में पेश किया गया। लोकसभा में आज प्रश्नकाल में कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग, कोयला और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। लगातार नारेबाजी और अवरोध के कारण सदन स्थगित होने से पहले पूछे गए कुछ सवालों के कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश और रेल मंत्री अश्नवी वैष्णव ने जवाब दिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो एक्सपोर्ट होकर के पैसा देश में आया उसमें से कितना पैसा किसानों को दिया जा रहा है इंसेंटिव के रूप में, और दूसरा सरकार क्या कर रही है जो जूट की खेती नई टेक्निक से पूरे देश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो ज्यादा बढ़ाई जा सके। उन्होंने जो सवाल पूछा है कि आज तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जूट का पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो हम लोगों ने तय किया है तो उनका जूट के उत्पादन में 76 लाख बेल की तुलना में 2023 में 91 लाख बेल्स हो गया, और आज वर्तमान में 10,000 करोड़ रुपए की अधिक छूट जो तेलिया के लिए सरकार खाद्यान्न पदार्थ के लिए उनको दी जाती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने रेल संपार संख्या 249 को स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन इस विषय में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इसके निर्माण कार्य में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। क्या इसके शीघ्र पूर्ण करवाए जाने हेतु कोई निर्देश पारित करेंगे? सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, इनके क्षेत्र में 3 लेवल क्रॉसिंग है माननीय अध्यक्ष जी। लेवल क्रॉसिंग नंबर 247, लेवल क्रॉसिंग नंबर 248 और लेवल क्रॉसिंग नंबर 249, जो कि संडीला स्टेशन के आसपास है, तीनों के तीनों। LC 247 में कंस्ट्रक्शन फिजिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ बहुत ज़्यादा बिल्ट अप एरिया है और क्रॉस रोड्स भी है अप्रोच एरिया में। LC 248 का टेक्निकल और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुका है और इस काम को आगे बढ़ाया गया है। LC 249 में कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, और रेलवे ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर दिया है मई के 2022 में। उसके बाद में काम में थोड़ी सी कुछ और चेंज आया, चेंज होने के कारण अप्रोच पोर्शन का कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया और इस पूरे के पूरे काम को टेंडर अवार्ड कर दिया गया है। काम तेजी से चल रहा है।
लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रालय की ओर से कई सवालों के लिखित जवाब दिए गए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने रेल मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं, यदि हाँ तो ब्यौरा दें। इसके लिखित जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया कि वरिष्ठ नागरिकों सहित यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए राजकीय रेल पुलिस के समन्वय से रेलवे द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे तत्काल सहायता के लिए आपातकालीन 112 संख्या पर कॉल करके शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही ऑपरेशन सेवा और ऑपरेशन डिग्निटी नाम के केंद्रीय अभियान जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री से सवाल किया कि क्या भारत की राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति आरंभ होने के उपरांत अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा दें। साथ ही भारत में कितने मंत्रालय गति शक्ति योजना से जुड़े हैं और उनकी डिजिटल प्रणाली की एकीकृत की क्या प्रगति है। जिसके लिखित जवाब में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के अनुरूप 21 राज्यों ने अपनी संबंधित राज्य लॉजिस्टिक नीतियों को अधिसूचित किया है। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल है। इसके साथ ही जानकारी दी गई कि 39 केंद्रीय मंत्रालय पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में शामिल हुए हैं। राज्यों और मंत्रालयों ने पोर्टल को पीएम गति शक्ति के डिजिटल सिस्टम के साथ एकीकृत किया है। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़ा सवाल किया कि देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कार्यान्वित कर दिया गया है, यदि हाँ तो ब्यौरा दें। जिसके लिखित जवाब में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले में सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने सदन को बताया कि एनएफएसए यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तारीख 5 जुलाई 2013 को लागू कर दिया गया है। ये अधिनियम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर दिया गया है। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा से जुड़ी कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा में आज कारगिल युद्ध के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सदस्यों को बताया कि आज कारगिल विजय दिवस की 24वीं सालगिरह है। वर्ष 1999 में आज ही के दिन वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से कारगिल में घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। Today is the 24th anniversary of Kargil Vijay Divas. On this day in 1999, our brave soldiers, with their indomitable courage and determination, drove away the infiltrators from our territory in Kargil. Let us bow our heads in gratitude for those who were martyred in the Kargil war. Also salutations to our forces and personnel who are ever prepared to make supreme sacrifice for our nation. Displaying exemplary courage, our valiant soldiers overcame treacherous terrain and extremely hostile weather conditions and trounced the enemy. The saga of their bravery continues to inspire and motivate us every single day to be in service of the nation. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect in the memory of our brave soldiers. विपक्ष के वॉकआउट के बीच राज्यसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा में इसे पहले ही पारित कर दिया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक को पेश किया और चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सिरमौर जिले के ट्रांस सिटी क्षेत्र के हाटी समुदाय को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश की जो आबादी है उस आबादी के अनुसार अनुसूचित
जनजाति की जो संख्या थी वो संख्या लगभग 3.5 लाख के लगभग थी। और ये जो समुदाय है जिन लोगों को आज शामिल किया जा रहा है उसको मिलाकर इसकी संख्या 5.5 लाख के लगभग हो जाएगी। कुल मिलाकर जो अनुसूचित जनजाति की संख्या होगी वो संख्या 8% से बढ़कर वो संख्या लगभग 20% के लगभग होगी, दोनों को मिला करके। इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए विभिन्न दलों के सदस्यों ने विधेयक को लेकर अपना पक्ष रखा। केवल एसटी लिस्ट में ये समुदाय को शामिल करने के आदिवासी समुदाय को लाभ नहीं मिलेगा। ट्राइबल स्टेटस के साथ साथ आदिवासी समुदाय के लोगों के जीवन में उन्नति करना होगा, उनके उत्तम शिक्षा देनी होगी, उनका विकास करना होगा, उनका उत्तम जीवन यापन करने के लिए जितनी भी समस्या समाधान करना होगा। NDA government headed by Narendra Modi ji has taken lot of steps to support the tribal community and give lot of concessions and giving schemes to bring them up to the society. जनजाति समुदाय को आगे बढ़ाने का अवसर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। इसके पहले लोगों ने विचार नहीं किया। और इसी प्रकार से जो हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से हाटी समुदाय को जनजाति सूची में शामिल करने के लिए उन दिनों से 49 वर्षों से लगातार वहां के लोगों ने आग्रह किया, संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से भी उन लोगों ने प्रयास किया। राज्यसभा के सभापति ने सदन से एक सांसद के निलंबन के आधार और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने के दौरान माइक बंद होने के आरोपों को खारिज किया। Let me tell you, two things were widely reported in media. One was mic of leader of opposition was put off. And the second was that emanated from another member of parliament, extensively quoted, that a member was suspended for raising an issue. With full sense of responsibility and deep anguish, the suspension of the member was not because the member raised an issue. The suspension was because, take your seat, because the member committed misconduct, indecorous behavior. No one is suspended in this house for raising an issue. We cannot allow this kind of things. It is plain and simple breach of privilege. Putting it in public domain, that this house suspended a member because the member was trying to raise an issue. This is unpardonable. This is an aggravated form of breach of privilege. This is giving impression to the people at large. Such an action has to be visited with exemplary consequences. And I have checked up with the deputy chairperson. Floor was given to the leader of the opposition. Leader of the opposition was at a time when there was discussion on a legislative business. Any transgression that takes place away from the main theme, everyone in the house is aware that can't be allowed. And that is, at that stage, the Honorable Deputy Chairperson intervened. So it is not that mics were put off. It means the indulgence accorded by the chair to a particular member to focus on the issue which is subject matter of discussion. And if the honorable member transgresses it, goes into another domain, that surely can't be allowed. राज्यसभा में जारी गतिरोध के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने आज फिर दोहराया कि प्रश्नकाल संसदीय प्रक्रियाओं का हृदय है। उन्होंने सदस्यों से प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील की। Question hour is important. It is heart of parliamentary debate. It gives an opportunity to members to ask questions to the government.
enforce accountability, transparency, and the government also benefits by wisdom and inputs of the honorable members. On women and child, there was such comprehensive response. I expected lady members and others to particularly ask searching questions. It is not a pleasant duty, honorable members. We must avail the upper house time. Every second has to fructify into public gain, into national gain. राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कई सवाल पूछे गए, जिसका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। बीजेपी सांसद ने शिक्षा मंत्री से उन्नत भारत अभियान के तहत कई प्रमुख पहलों और उसका ग्रामीण समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सवाल पूछा, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री ने दिया। उन्नत भारत अभियान के माध्यम से सरकार ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षण संस्थानों की सहायता से उत्कृष्ट कार्य कर रही है। मेरे मंत्री जी से प्रश्न है कि जिस प्रकार ग्रामीण इलाकों की समस्या सुलझाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया, क्या सरकार उसी तरह शहरी इलाकों की मूलभूत समस्याओं की निवारण के लिए उन्नत भारत योजना के देश के शहरी इलाकों में भी लागू करेगी? उन्नत भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की ओर जाने के लिए भारत की नई पीढ़ी को विशेष करके उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में समाज के प्रति समर्पण भाव बनाना, लोक समस्या के बारे में अवगत कराना, संवेदनशीलता खड़ा करने की एक अनोखा प्रयास है। आज उस कार्यक्रम के माध्यम से देश की 3,480 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उससे जुड़े हुए हैं। IIT दिल्ली उसकी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है। ये प्रारंभिक अवस्था में गांव की साथ जुड़ाव रखता है, लेकिन इसकी व्यापक दायरे में भारत की लोक समस्या, भारत की जन आकांक्षा और भारत को विकसित करने की जो एम है, उसी में हम काम करते हैं। राज्यसभा सांसद पीटी उषा ने पोषण अभियान योजना के कार्यान्वयन को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री से सवाल पूछा। उन्होंने योजना के तहत आवंटित धनराशि के बारे में सवाल पूछे, जिसका जवाब महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने दिया। The Poshan Abhiyan scheme, which has successfully addressed malnutrition and improved nutritional outcome for children, pregnant women and lactating mothers. The focus program for delivering the high impact package of interventions in the first 1,000 days of the children's life. In fact, creating a new India where children of robust health and peak intelligence will become the most important stakeholders who will lead this nation. In this connection, I would like to ask through that whether the government is intending to increasing the capacity of Anganwadis in the country by converting them as early childhood care and education centers. If yes, whether the pilot project be held in the state with high utilization rate of Poshan Abhiyan fund like Kerala. If so, please write details thereof. I would like to hear sir elaborate. Poshan Abhiyan technologically now reaches out to more than 10 crore beneficiaries across the children, across the nation. 94% of them are Aadhaar verified, thereby making it the largest nutrition program in the world that is being successful. तो कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।